नमस्कार। आज हम अंतरा भाग 1 की कहानी दोपहर का भोजन पर बात करेंगे। इसके रचनाकार हैं अमरकांत। अमरकांत प्रेमचंद की परंपरा में आने वाले कहानीकारों में एक प्रमुख नाम हैं। उनके साथ और नई कहानी के कहानीकारों में निर्मल वर्मा और मार्कंडेय का नाम लिया जाता है। अमरकांत की कहानियों में जो मध्य वर्ग परिवार है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और जो गांव से निकलकर जो लोग शहरों में आए हैं, इनके जीवन के यथार्थ को व्यक्त किया जाता है। उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं, जो उनका जीवन संघर्ष है, जो उनके जीवन की स्थितियां हैं, जो जीवन के यथार्थ हैं, उनको अमरकांत अपनी कहानियों का विषय बनाते हैं। उनके जीवन की विसंगतियों को वो अपनी कहानियों में उभारते हैं। अमरकांत की कहानियाँ शहरों में आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे मनुष्य की कहानी है। जो लोग अपने घरों को छोड़कर प्रवासी हो गए हैं, उनके जीवन की कहानी है। और वो एक ऐसे समाज के बारे में हमें बताते हैं जो सुविधा संपन्न नहीं है, लेकिन जिंदगी को बचाने के लिए, अपने जो समाज के ताने बाने को बचाने के लिए, अपने परिवार के रिश्तों को बचाने के लिए और अपने भीतर की जिजीविषा को बचाने के लिए वो सतत संघर्षरत है। तो ऐसे समाज को व्यक्त करने के लिए अमरकांत उसी समाज में मौजूद भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आम बोलचाल की भाषा है, जहाँ पर आंचलिक शब्द मौजूद हैं, जहाँ पर उस की भंगिमा मौजूद है, कहने का उसका अपना जो एक खास ढंग होता है वो मौजूद है। और अमरकांत की कहानियाँ इसीलिए हमारे ज़हन पर एक संपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम होती हैं। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक गांव में हुई, बाद में इलाहाबाद से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके साथ ही वो साहित्य सृजन में भी लगे रहे। अमरकांत ने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की। सबसे पहले उन्होंने आगरा से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में काम किया। यहीं से वे प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े और दैनिक अमृत पत्रिका और दैनिक भारत के संपादकीय विभाग में भी काम किया। अमरकांत नई कहानी आंदोलन के एक प्रमुख कहानीकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में शहरी और ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है। वे मुख्यतः मध्य वर्ग के जीवन की वास्तविकता और विसंगतियों को व्यक्त करने वाले कहानीकार हैं। वर्तमान समाज में व्याप्त अमानवीयता, हृदयहीनता, पाखंड, आडंबर आदि को उन्होंने अपनी कहानियों का विषय बनाया। आज के सामाजिक जीवन और उसके अनुभवों को अमरकांत ने यथार्थवादी ढंग से अभिव्यक्त किया है। उनकी शैली की सहजता और भाषा की सजीवता पाठक को आकर्षित करती है। आंचलिक मुहावरों और शब्दों के प्रयोग से उनकी कहानियों में जीवंतता आती है। अमरकांत की कहानियों के शिल्प में पाठकों को चमत्कृत करने का प्रयास नहीं है। वे जीवन की कथा उसी ढंग से कहते हैं जिस ढंग से जीवन चलता है। अमरकांत की मुख्य रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा। ये कहानी संग्रह हैं। अमरकांत ने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से। इस पुस्तक के लिए उनकी कहानी दोपहर का भोजन ली गई है। आइए दोपहर का भोजन कहानी पर चर्चा करते हैं। दोपहर का भोजन कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जो गरीबी की मध्यम आंच में सिक रहा है और अपने जीवन को, परिवार को, नाते रिश्तों को बचाने के लिए संघर्षरत है। अमरकांत की इस कहानी में सिद्धेश्वरी एक मुख्य पात्र है। उसके पति चंद्रिका प्रसाद, बड़ा बेटा रामचंद्र, मझला बेटा मोहन और छोटा बेटा प्रमोद, कुल 5 जनों का परिवार है। और यह परिवार अपने जीवन की एक दोपहरी में क्या करता है,
यही इस कहानी का मुख्य विषय है। कहानी के शुरुआत में सिद्धेश्वरी दोपहर का भोजन बना रही है। दोपहर का भोजन बनाना उसके लिए रोज़मर्रा का काम तो है ही, लेकिन गरीबी के दबाव में वह एक विशेष काम है। जब उसके मन की तमाम उत्कंठाएं अपने परिवार को, अपने बच्चों को और अपने पति को भरपेट भोजन न खिला पाने की विवशता के साथ इस कर्म को संपादित करने पर विवश करती है। सिद्धेश्वरी ने चूल्हे का काम पूरा किया और उसे बहुत देर तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसे प्यास लग गई है, वो उठती है और गटागट पानी पी लेती है। बहुत देर से वो प्यासी है, पानी उसके कलेजे में लग जाता है और वो बैठ जाती है। पानी कलेजे में तब लगेगा जब बहुत देर से पेट खाली हो, कुछ खाया ना हो, कुछ पिया ना हो। कहानी के शुरुआत में ही अमरकांत ने स्थितियों को इस प्रकार से व्यक्त किया है, वातावरण का उपयोग किया है। वातावरण का सार्थक उपयोग करने वाले कहानीकारों में अमरकांत का नाम प्रमुख है। जब वो बिना ये बताए कि इस परिवार की क्या हालत है, उसकी गरीबी की चर्चा अलग से नहीं करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। मक्खियाँ कहाँ भिनभिनाएंगी? जहाँ पर गंदगी होगी। गंदगी क्यों होती है कि व्यक्ति के पास एक तो मजबूरी होती है कि कोई साफ करने वाला ना हो, दूसरी मजबूरी वो होती है कि सफाई के साधन भी मौजूद ना हो। तो चारों ओर गंदगी है, कपड़े भी गंदे हैं, एक अलगनी यानी रस्सी टंगी हुई है, उस पर पैबंद लगे कपड़े लटके हुए हैं। पास में एक उसका छोटा बेटा लेटा हुआ है, प्रमोद। और प्रमोद का वर्णन करते हैं कि प्रमोद क्या पेट फूला हुआ है, उसके हाथ पांव जो है वो पतले हैं, सूखी ककड़ियों की तरह हैं, यानी कि वह एक कुपोषण के रोग से ग्रसित है। तो एक माँ के सामने उसका जो सबसे छोटा बेटा है वो कुपोषण के रोग से ग्रसित होकर लेटा हुआ है और माँ की व्यवस्था यह है कि अपने बच्चों को भरपेट वो भोजन नहीं करा सकती है। यहाँ इस नोट से ही कहानी शुरू होती है। कहीं भी गरीबी शब्द का वर्णन नहीं आता है, लेकिन कहानी के वर्णन के साथ चलते हुए पाठक यह समझता है कि ये एक कहानी हमें क्या बता रही है। माँ रामचंद्र को आते हुए देखती है और कहीं ना कहीं एक भय की भावना से भर जाती है, क्योंकि रामचंद्र के चलने की जो स्थिति है, जिस ढंग से वो चल रहा है, वो बहुत उत्साह से नहीं है उसमें। वो ढीले ढाले कदमों से मजबूरी में घर की ओर आ रहा है। घर में आता है और आते ही वह लेट जाता है। रामचंद्र लेटता है और माँ का हृदय फिर से भय से भर जाता है। कुछ पूछना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, लेकिन वह पूछ नहीं पाती है और इस प्रकार से वह प्रतीक्षा करती है कि रामचंद्र अपनी ओर से कुछ बात कहे। फिर ये कहानी हमें दो बेटों के वर्णन के बाद उस ओर लेकर के जाती है जो इस कहानी का शीर्षक है, दोपहर का भोजन। रामचंद्र सुस्त है, उसकी तबीयत ढीली लग रही है, लेकिन माँ जो है उसको भोजन कराना चाहती है, तो वह अपने बड़े बेटे को भोजन के लिए बुलाती है। वो आता है, बैठता है और भोजन के रूप में जब उसके सामने थाली रखती है माँ, उस थाली में 2 रोटी है, पनियाई हुई दाल है और चने की थोड़ी सी तरकारी है। पनियाई हुई दाल लिखने का एक विशेष कारण है, क्योंकि दाल तो पानीदार होती ही है दाल, लेकिन उसमें अगर
ज़रूरत से ज़्यादा पानी पड़ जाए, केवल नाम मात्र के लिए दाल हो, तो उस दाल के लिए पनियाई शब्द का इस्तेमाल करते हैं अमरकांत। इस प्रकार से ये भोजन अपने बेटे को रखती है और वो एक विवश माँ का कार्य है कि अपने बेटे को वो ठीक से भोजन नहीं करा पा रही है और उस कारण से वह मन ही मन एक दर्द को बर्दाश्त कर रही है। रामचंद्र बैठता है, उस भोजन की ओर देखता है और भोजन करना शुरू करता है। बोलता नहीं है, माँ ही बात शुरू करती है, उससे पूछती है, उसके बारे में पूछती है, लेकिन कोई स्पष्ट बातचीत नहीं होती है। माँ बच्चों के बारे में बात करती है, मोहन के बारे में बात करती है, उसके बारे में चर्चा करती है और दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम का सोता सूख रहा है उसके बारे में माँ चिंतित है। असल में परिवार के बीच में जो सदस्य हैं उनकी आपस में बातचीत के अवसर कम आते हैं। सबके मन में ये डर है कि अगर बातचीत आगे बढ़ेगी तो उनके जीवन की जो सच्चाई है, यानी कि जो गरीबी का जो समय है, जो उसका यथार्थ है, वो कहीं ना कहीं उनकी बातचीत का विषय बन जाएगा और उसके बाद आगे बातचीत के रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए हर आदमी सीधी बातचीत करने से बचता है। रामचंद्र ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निगलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मझला लड़का था। उसकी उम्र 18 वर्ष थी और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तहान देने की तैयारी कर रहा था। वह न मालूम कब घर से गायब हो गया था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है, किंतु सच बोलने की उसकी तबीयत नहीं हुई। उसने झूठ मूठ कहा, किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है, आता ही होगा। दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है, हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद्र ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया, फिर खाने में लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहाँ कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। मझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थी, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह ही दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े ग्रास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा झुलाती हुई इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो। बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। यह कहकर उसने अपने मझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा, फिर खाने में जुट गया। वह परोसी हुई 2 रोटियों में से एक रोटी, कटोरी की 3/4 दाल और अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह दूसरी ओर देखने लगी तो सिद्धेश्वरी अपने एक बच्चे से दूसरे के बारे में झूठ बोलती है। बड़े बेटे रामचंद्र से मोहन के बारे में झूठ बोलती है, मोहन से रामचंद्र के बारे में झूठ बोलती है। वह यह कोशिश कर रही है कि दोनों भाइयों के मन में एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव पैदा कर सके। अमरकांत ने इस कहानी के माध्यम से जो परिवार के बीच में बैठी माँ है
उस माँ की कोशिशों को सामने रखा है कि हर भाई जब अपने अपने जीवन की स्थितियों में रूखा होता जा रहा है तो माँ उसमें स्नेह डालने का काम करती है। स्नेह का एक अर्थ घी भी होता है, चिकनाहट होता है। तो वह उनके रिश्तों को थोड़ा और मुलायम बनाने की कोशिश करती है ताकि उनके आपस के प्रेम संबंध को बचाएं और परिवार को बचा सकें। दोनों भाई खा लेते हैं। मुंशी जी आते हैं। मुंशी जी परिवार के मुखिया हैं, लेकिन परिवार के मुखिया होने के बाद भी शायद वो अपने कर्तव्यों को ठीक तरह से निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मुंशी जी का जो व्यक्तित्व है वो एक दबा हुआ व्यक्तित्व है। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और जोर से घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी। हमेशा बाबूजी बाबूजी किए रहता है। बोला, बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई। शर्माते हुए पूछा, क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था। उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी। पागल नहीं है, बड़ा होशियार है। उस जमाने का कोई महात्मा है। मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि उसके प्रमोद को कुछ हो जाए। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से पूछ ले, सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो और उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे नहीं रहा गया। बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार आया? मुंशी जी ने चने की दालों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। तो ये असंबद्ध बातचीत, जहाँ सिद्धेश्वरी फूफा जी की तबीयत पूछती है तो मुंशी जी गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी की बातचीत करने लगते हैं। आखिर ऐसी स्थितियां अमरकांत ने क्यों रखी हैं? इसलिए रखी हैं कि दोनों इस बात से डर रहे हैं कि दोनों की जब बातचीत के टुकड़े जब सार्थक परिणति की ओर आगे बढ़ेंगे, जब उसमें कोई तार्किक विकास होगा, तो वो कहीं ना कहीं उनके जीवन की सच्चाई की ओर लेकर के जाएगा। उनके जीवन की सच्चाई ये है कि उनके घर में भोजन नहीं है। हर बच्चे को 2 रोटी से ज़्यादा नहीं दे पा रही है सिद्धेश्वरी। सबको पनियाई दाल ही दे पा रही है और तरकारी के थोड़े से हिस्से ही उनको मिल पा रहे हैं। तो इस हालत में सिद्धेश्वरी या परिवार के मुखिया चंद्रिका प्रसाद आपस में बातचीत करने से बचते हैं। उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारे जीवन की स्थितियां क्या हैं, लेकिन उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। सिद्धेश्वरी यह कोशिश कर रही है कि परिवार के हर सदस्य से वह बातचीत करती रहे, उनकी उम्मीदों को वो जिंदा रख सके, उनके भीतर जो आपस का प्रेम जो सूख रहा है उस प्रेम को भी वह स्नेहिल बनाकर रख सके।
और इसी कोशिश में वह बार बार उन्माद की शिकार हो जा रही है। वो बहुत प्रयास कर रही है, भीतर से प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से अपने इस टूटते बिखरते हुए परिवार को बचा ले। लेकिन गरीबी से निकलने का कोई सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है और यही कारण है कि दोनों की बातचीत जो है असफल हो जा रही है। जब भी आगे बढ़ती है वह रुक जाती है। चंद्रिका बाबू को इसरार करके एक और रोटी देने के लिए कहती है और अपनी कसम दे देती है। हर बच्चे को कसम दे चुकी है, एक और रोटी ले लो। रामचंद्र ने मना कर दिया, एक और रोटी ले लो मोहन ने मना कर दिया, और एक और रोटी ले लो चंद्रिका प्रसाद ने भी मना कर दिया। सब कनखियों से रसोई घर की ओर जरूर देख लेते हैं। उन्हें पता है कि रसोई घर में कितनी रोटी है और हमें कितनी रोटी मिल सकती है, इसलिए कोई भी रोटी नहीं लेता है। चंद्रिका प्रसाद कहते हैं तुमने कसम दे दी है इसलिए थोड़ा सा गुड़ लाओ, उससे हाजमा ठीक रहता है, शरीर सही रहता है। और वह गुड़ ला करके रख देती है। तो चंद्रिका प्रसाद का भोजन हो जाता है। फिर माँ अपने खाने का उपक्रम करती है, बैठ जाती है। सामने जब बटलोई से दाल निकालती है, रोटी निकालती है, तो एक ही रोटी है जली हुई और थोड़ी सी दाल है, थोड़ी सी तरकारी है। तो जो जहाँ परिवार के हर सदस्य को दो दो रोटी मिल रही थी, माँ के सामने एक ही रोटी है और वह रोटी भी उसके गले से उतर नहीं रही है। बहुत देर तक रोटी को देखती है, उसकी ओर अपना मन लगाती है, कुछ विचार करती है और उस रोटी के भी टुकड़े कर देती है। आधा टुकड़ा रख देती है कि जब छोटा बेटा उठेगा तो वो उस रोटी को खाएगा। तो सुबह से संघर्ष करते करते दोपहर के भोजन की पूरी प्रक्रिया में माँ थक रही है। उसके भीतर की जो हिम्मत है वो भी बार बार चोट खा रही है, लेकिन माँ अपने प्रयास को कहीं भी छोड़ती नहीं है। आधी रोटी प्रमोद के लिए बचा कर रखी है। वो बच्चा जो कुपोषित है, जो सोया हुआ है और उठेगा तो उठते ही फिर रोटी मांगेगा। चंद्रिका प्रसाद जाकर के सो जाते हैं। असल में स्थितियां सकारात्मक नहीं हैं, तो इस नकारात्मक स्थिति में चंद्रिका प्रसाद सो रहे हैं, प्रमोद सो रहा है, बाकी बच्चे भोजन करके अपने अपने काम में लग गए हैं। माँ जागृत है, अपने आंसुओं से ही वो एक नमी पैदा करती है, उस परिवार को बचाने की कोशिश करती है जो परिवार टूट रहा है। अमरकांत की ये कहानी हमें इस ओर लेकर के जाती है कि तमाम विपरीत स्थितियों के बीच एक परिवार कैसे लड़ रहा है। चंद्रिका प्रसाद के मन में ऐसा नहीं है कि हमें अपने परिवार को नहीं पालना है या कि रामचंद्र कोशिश नहीं कर रहा है। वह प्रूफ रीडिंग सीख रहा है, वह प्रयास कर रहा है, नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है। माँ जब पूछती है तो सकारात्मक बात कहता है, कुछ हो जाएगा। वो एक सकारात्मक पात्र है, कहता है कुछ हो जाएगा। हो नहीं रहा है, अभी जीवन की जो हालत है उसमें कुछ हो नहीं रहा है। तो एक पूरा परिवार अपनी स्थिति को बदलने में अक्षम होते हुए भी अपने आपसी रिश्तों नातों को बचा करके और आगे जाने की कोशिश कर रहा है। दोपहर का भोजन कहानी एक ऐसी कहानी है जो कहानी की शिल्प की दृष्टि से एक सीमित स्थान पर घटित होने वाली कहानी है, लेकिन इसका प्रभाव जीवन में व्यापक है। जब हम समाज की बात करते हैं तो ये केवल
चंद्रिका प्रसाद की छटनी नहीं हुई है, वो एक विभाग में काम करने वाले पता नहीं कितने लोगों की छटनी हुई है। पूरा समाज कैसे उसी समस्या से जूझ रहा है। तो एक व्यापक समस्या को बहुत सूक्ष्म तरीके से वो सिद्धेश्वरी के परिवार में रख करके और हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। कहानी जीवन के यथार्थ को सामने रखती है और सकारात्मक भाव के साथ जब सिद्धेश्वरी अपने बच्चे के लिए रोटी रख देती है, वहाँ ये कहानी समाप्त होती है। अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी में प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जीवन के यथार्थ को सामने रखा है और उस यथार्थ से वो आगे जीवन की उन स्थितियों की ओर भी लेकर के जाते हैं जहाँ पर कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। ये एक बड़े समाज का यथार्थ है और ये हमारा जो वो तबका जो गांव से निकलता है, जो शहरों में जाता है, जो रोजी रोटी के लिए पलायन करता है और वो जब जाता है नौकरी की तलाश में और नौकरी के मिलने और छूटने का सिलसिला चलता रहता है, उस दौरान निम्न मध्यवर्गीय जीवन में क्या घटित होता है, कैसे वो परिवार अपने आप को संभालते हैं और कैसे फिर जिंदगी की जद्दोजहद में आगे बढ़ते हैं, इस तथ्य को लेकर के आते हैं अमरकांत और हमारे सामने रखते हैं। हमारी संवेदना को वो एक तरह से यहाँ पर जगाने की कोशिश करते हैं ऐसे लोगों के प्रति जो अपनी ज़िंदगी की एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। सिद्धेश्वरी उन तमाम लोगों का प्रतीक है जो अपने प्रयास से अपने परिवार को बचाने की कोशिश करती हैं। स्त्री है, स्त्री की परंपरा में वह भारतीय समाज का वह चरित्र है जो यह बताती है कि जो परिवार में अभाव हो तो भी उसको हम बचाने की कोशिश कर सकते हैं और बहुत हद तक उसमें सफल हो सकते हैं। इस कारण से सिद्धेश्वरी इस कहानी की एक प्रमुख पात्र बन करके सामने आती है। ये कहानी हमें हमारे इस जीवन को समझने के लिए, एक समाज की जो विडंबना है, जो गरीबी से जूझ रहे परिवारों की जो जीवन स्थितियां हैं, उनको समझने के लिए एक दृष्टि देती है और आगे हमें उससे जूझने के लिए भी तैयार करती है। धन्यवाद।